नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेके भाग 27 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 28। कलकत्ता पहुंचकर भी भुलाने के इन कामों में व्यतिक्रम नहीं हुआ। बचपन जैसे फिर जाग आया था। याद आ रही थी तितलियों की, बाग बगीचों की और फूलों की, नेवले, कोयल और भेलू की। भेलू का प्रसंग चलने पर उन्होंने मामा से कहा, वह मेरे रक्त मांस का अंश बन गया था। उससे पूर्व और उसके बाद कई आए और गए, किंतु वह मानो मध्य की मणि था। मनुष्य को सबसे बड़ी सीख जीव जंतुओं से ही मिलती है, इसमें संदेह नहीं। फिर बोले, उस दिन तुमने छत पर कुंजवन लगाने की बात कही थी। तब सोचा था सब व्यर्थ है, परंतु आज ग्लोब नर्सरी चलता हूँ। यदि जिंदा रहा तो निश्चय ही एक कुंजवन तैयार करूँगा। और वह नर्सरी गए। कई प्रकार के मौसमी फूलों के बीज खरीदे। गुलाब उन्हें सबसे अधिक प्रिय था। जिस समय वह दुकान पर खड़े मामा से बात कर रहे थे, तो एक अपरिचित युवक ने आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, क्या आप मेरे स्टॉल पर चलने की कृपा करेंगे? मैं आपको कुछ फूल देना चाहता हूँ। शरद बाबू बोले, मुझे क्यों देना चाहते हो? देकर मुझे सुख होगा, इसीलिए। इतने लोग आते हैं, सबको देते हो क्या? सबको तो नहीं पहचानता। मुझे पहचानते हो? बंगाल में आपको कौन नहीं पहचानता? खरीदारी करने में शरद सदा उदार रहे। उनका तर्क था कि भगवान ने बुढ़ापे में इतना दिया है, इसे कहाँ रखूँगा। गाड़ी में बैठे फूलों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कई कापियाँ हाथ में लिए एक वृद्ध मुसलमान ने आकर कहा, इन्हें आपको खरीदना होगा। क्यों? क्योंकि घर में खाने को नहीं है, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कितने पैसे देने होंगे? 1 रुपया। उसे 2 रुपये देते हुए कहा, 1 रुपया मूल्य और दूसरा खुदा के नाम पर। प्रसन्न होकर वृद्ध ने कहा, जीते रहो बाबू साहब, जिंदे रहो बाबू साहब। सुनकर शरद मुस्कुराए होंगे। तब अंतर में बैठे शरद ने कहा होगा, यह जिंदा रहने को ही तो कहता है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक जिंदा रहूँगा। इधर इस प्रकार भुलाने का प्रयत्न कर रहे थे, उधर जांच की व्यवस्था आरंभ हो गई थी। देख रेख कर रहे थे डॉक्टर कुमुद शंकर राय। सूचना पाकर डॉक्टर विद्याचंद्र राय भी आ गए। बोले, आप कब वापस आए? और यह सब क्या है? अच्छा, ज़रा लेटो तो। लेटते हुए शरद ने उत्तर दिया, देश जाकर बहुत मांस खाए हैं, इसीलिए कुछ पेप्सियाँ बढ़ गया है। डॉक्टर बोले, हजम नहीं कर पाते तो इतना क्यों खाते हो? शरद ने कहा,
लोभ के कारण एक एक दिन में 5-5, 6-6 तक तब से मांस खाए हैं। डॉक्टर बोले, काम नहीं किया अच्छा काम नहीं किया, मुझे देकर खाते तो हजम हो जाते। परीक्षा करने के बाद कुछ देर बातें करते रहे, फिर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। शरत ने मामा से पूछा, क्या बता गए हैं? किंकर्स। यह शब्द समझ में नहीं आ रहा था। नरेंद्र देव भी आ गए थे। डिक्शनरी देखनी पड़ी। पता लगा कि इसके अर्थ हैं आंतों में कोई रुकावट। समझ गए कि केवल एक्सरे कराने से ही काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन भी कराना होगा। अब गांव लौट जाने का प्रश्न नहीं था। डॉक्टर आने लगे और सलाह मशवरा चलने लगा। उसके साथ ही ज्योतिष का प्रभाव भी बढ़ रहा था। उसी दिन नीलम की अंगूठी पहनी थी। बाद में प्रभाव की ओर आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य पर जब संकट आता है तो वह बुरे संस्कारों का दास बन जाता है। यह देखो, मेरी प्रबाल की अंगूठी, क्या होगा इससे? फिर भी मामा ने उत्तर दिया, जैसे अस्वस्थ हो जाने पर डॉक्टर को बुलाना कुसंस्कार नहीं है, वैसे ही ग्रहों के अप्रसन्न हो जाने पर प्रवाल धारण करना भी कोई बुरा संस्कार नहीं है। चिरदिन के स्वेच्छाचारी शरतचंद्र ने इतना ही कहा। दुख में पड़कर प्रवाल धारण किया है, पर मन विद्रोह करता है। इस छटपटाहट से मुक्ति पाने के प्रयत्न में वैरागी मन अतिशय चंचल हो उठा। कभी फूलों को लेकर व्यस्त हो उठने तो कभी सोचते कि नई गाड़ी खरीद कर भागलपुर घूम आया जाए। उस दिन बाजार में एक मोर देखा तो खरीद लाए। बकरी का दूध सहज सुपाच्य होता है, रोगी के लिए ठीक रहेगा, इसीलिए स्वयं बाजार जाकर एक बकरी देखी। मूल्य था 40 रुपये। 4 सेर दूध देने की बात थी। आश्चर्य, वह बकरी वाला भी उन्हें पहचानता था। सुरेंद्र मामा के कान में उसने कहा, यह कहानियाँ लिखते हैं ना? मैंने इनकी तस्वीर देखी है, इनके लिए मैं 20 रुपये में दे दूँगा। लेकिन बड़ी अद्भुत थी वह बकरी। अपना दूध स्वयं पी जाती थी। बड़ी बहू गांव से आ गई थी। किसी ने उनसे कहा, अपना दूध पी जाने वाली बकरी यदि घर में रहती है तो स्वामी और स्वामिनी किसी एक की मृत्यु हो जाती है। तब बड़ी बहू ने वह शोर मचाया कि उसे विदा करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा। लेकिन इससे उनकी खरीदारी में कोई अंतर नहीं पड़ा था और इसीलिए बगीचा दिन प्रतिदिन प्रगति पर रहा। दूसरी ओर एक्सरे की व्यवस्था भी चल रही थी। अंत में पता लगा कि जिगर में कैंसर है, जो बढ़ते बढ़ते पाक स्थली तक पहुंच गया है। यह मृत्युदंड की स्पष्ट घोषणा थी। मृत्यु की पदचाप वे बहुत पहले से सुनते आ रहे थे। जिस दिन वे कलकत्ता आए उसी दिन अखबार पढ़ते पढ़ते स्तब्ध रह गए। मुख विवरण हो आया। मामा ने देखकर पूछा, क्या हुआ शरत? सर, जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु हो गई। उनका हृदय दुर्बल था। इस बार मेरी बारी है।
यह कौन सा तर्क हुआ? तर्क नहीं, इंस्टीट्यूशन है। उनकी तो आयु पूरी हो गई थी, तुम उनके सामने बच्चे हो। शरत ने कहा, मेरा हृदय ठीक है, लेकिन खराब होते होते क्या देर लगती है। बड़े दिन की छुट्टियां पास आ गई थी। इन दिनों मद्रास में डॉक्टरों का एक बड़ा सम्मेलन था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वहां जाने से पहले डॉक्टर लोग उनके बारे में कोई निर्णय कर लें। विधान बाबू, ललित बाबू, मुकुद बाबू तीनों डॉक्टर देखने आए। निश्चय हुआ कि ऑपरेशन करना होगा। शरत चंद्र ने विधान चंद्र राय से कहा, ऑपरेशन यदि होना ही है तो आप करेंगे, यदि मरूंगा तो आपके हाथों से। हंसकर विधान चंद्र राय ने उत्तर दिया, लेट जाओ, काम पूरा करके ही जाऊंगा। और फिर घर के कोने में रखी इम्पात की सुंदर कुल्हाड़ी उठा लाए। बोले, मैं तैयार हूँ। सब ठहाका मारकर हंस पड़े, लेकिन ऑपरेशन करना तुरंत संभव नहीं हो सका। यह निश्चित हुआ था कि डॉक्टर ललित मोहन ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उनकी फीस 1200 रुपये से कम नहीं थी। शरत बाबू इतना देने में असमर्थ थे, इसीलिए डॉक्टर लोग उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर मद्रास चले गए। पीछे रह गए डॉक्टर दासगुप्त, जो लेटे मोटे प्रयोग करके रोग की तीव्रता को कम करने का प्रयत्न करने लगे। शरत चंद्र ने एक दिन डॉक्टर मुकुद शंकर से भी कहा था, ऑपरेशन यदि करना है तो परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही तैयार हूँ। मामा को साथ लेकर तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम ही ऑपरेशन कर दो। अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे समान दक्ष डॉक्टर कलकत्ता में नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर जितना विश्वास है उसे देखकर मैं चकित रह गया हूँ। मैं कोई स्त्री नहीं हूँ। मेज पर मर जाने की भी कोई संभावना नहीं है, और हो तो मैं लिखकर दे सकता हूँ। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मुकुद शंकर मूर्तिवत चुपचाप बैठे रहे। शरत ने कहा, कुछ तो बोलो कुमुद। मैं नहीं कर सकता कुमुद, यह काम तुमको छोड़कर और कोई नहीं कर सकेगा। तुमने अपने लड़के का ऑपरेशन भी तो किया था। मेरे लड़के और आप में बहुत अंतर है। एक लड़का गया तो दूसरा हो सकता है, किंतु एक शरत चंद्र के जाने पर दूसरा नहीं हो सकता। जैसे जैसे मृत्यु पास आ रही थी, वैसे वैसे ही खाने की तृष्णा भी बढ़ रही थी। उस दिन डॉक्टर दास गुप्ता की लेबोरेटरी में काफ़ी देर हो गई। शरत बाबू ने कहा, देर हो गई, कुछ खाकर नहीं आया हूँ। तुम्हारे यहाँ भोग नहीं होगा क्या? देशबंधु के साथ तुम्हारे घर आया था। कितने दिन हो गए उन बातों को। डॉक्टर दासगुप्ता ने कहा, अभी ऑटमील की व्यवस्था हो जाती है, वही आपके लिए उपयोगी है। शरत ने मामा की ओर देखा और कहा, सुरेंद्र, इसी को सनीचर कहते हैं। पेट में कौन कौन सा रस किस मिकदार में है, स्टमक पंप द्वारा इसकी भी जांच की गई, लेकिन उनकी भूख कम नहीं हुई। डॉक्टरों ने आदेश दिया था कि वे केवल कम मीठे वाले संदेश खा सकते हैं, लेकिन उनका मन करता था मटर की कचौड़ी
जैसी स्वादिष्ट चीज खाने को। गांव लौट जाने की व्याकुलता भी कम नहीं थी, लेकिन आना क्या संभव था। कुशल पूछने के लिए मित्रों का तांता लगा रहता था। एक दिन असमंजस मुखोपाध्याय आए। देखा, वही घर, वही द्वार, वही दालन, वही सामने का बगीचा, लेकिन सब कुछ निरानंद। कुछ दिन पहले तब उन सब में प्राणों का उत्साह, माधुर्य का स्पर्श था, लेकिन अब वहाँ पर मानो प्राण विहीनता की एक निष्करुण हवा चल रही है। व्यथित मन वह अंदर आकर खड़े हो गए। वह मनहूस स्तब्धता बार बार लौट जाने को कहती थी, लेकिन बिना मिले कैसे लौट सकते थे। कॉल बेल बजाने पर सुरेंद्र नाथ नीचे आए। जो समाचार उन्होंने दिया वह अच्छा नहीं था। तुरंत ही वह शरद बाबू को खबर देने के लिए चले गए। फिर लौटकर कहा, अभी आ रहे हैं। असमंजस बाबू को बोले, ना, उनके आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं ऊपर आ रहा हूँ। लेकिन वह ऊपर जाने के लिए उठ पाते कि तभी चिरपरिचित पदचाप सुनाई दी। देखा, शरदचंद्र ही है। अत्यंत रुग्ण अवस्था, निर्जीव की तरह आकर आराम कुर्सी पर गिर पड़े। असमंजस बाबू ने कहा, यह आपने क्या अनर्थ किया, आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। शरद बाबू ने उत्तर दिया, तुमको आने के लिए तुम्हारे लड़के से कहा था, तुम आए हो, यह सुनकर मैं कैसे नहीं आता। और मरना तो एक दिन सबको होगा ही, उसके लिए दुख कैसा। ऐसा लगा मानो श्रीकांत बोल रहा हो। इंद्रनाथ का प्रिय शिष्य और बंधु श्रीकांत एक दिन फिर कुछ और मित्र आ गए। सभी जानते थे कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी सांत्वना देने का प्रयत्न करते थे। उस दिन 23 दिसंबर का दिन था। मित्र ने कहा, निश्चय ही आप ठीक हो जाएंगे। रोग से आक्रांत मलिन मुख पर हास्य की रेखा फूट आई। कहा, मेरी एक बात याद रखना, 22 फरवरी को मुझे याद करना। याद रहेगा ना? 22 जनवरी को मुझे याद करना, याद रहेगा ना? मानो उन्होंने स्पष्ट कहा हो कि 23 जनवरी को जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें जाने की चिंता नहीं थी, लेकिन जो पास थे, उनके प्रिय थे, उनकी चिंता का पार नहीं था। उन्हीं में थे उमा प्रसाद मुखर्जी। अचानक उन्हें एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उन्होंने शरद बाबू से आज्ञा चाही। उन्होंने कहा, तुम कुछ दिन के लिए जा सकते हो। इन दिनों ऑपरेशन की संभावना नहीं है। डॉक्टर कुमुद भी बाहर जा रहे हैं। चिट्ठी से तुम्हें सब समाचार मिलते रहेंगे। आवश्यकता हुई तो बुलाने के लिए लिखवा दूंगा। उमा प्रसाद चले गए। जाते समय उन्होंने मामा सुरेंद्र नाथ से कहा, मुझे चिट्ठी लिखते रहिए। 25 दिसंबर को सुरेंद्र नाथ ने लिखा, सवेरे के 5 बजे। उस दिन मुकुंद बाबू की लेबोरेटरी में शरद की परीक्षा हुई थी और सुबोध बाबू एक्सरे करने के लिए राजी भी है। अगले दिन सवेरे उनके घर गया। सब कुछ विस्तार से जानना चाहा था, लेकिन वह तो डॉक्टर के अतिरिक्त किसी और को कुछ बताना नहीं चाहते थे। 2 दिन शरद ने खूब खाया, उससे और भी दुर्लभ हो गए। कल संध्या को हठात उनकी अवस्था बिगड़ती हुई जान पड़ती।
कुमुद बाबू तो है नहीं और वह किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाने नहीं देते। बस ढेर सारी काली फार्म और अफीम के सहारे किसी तरह चल रहा है। कल एक नर्सिंग होम ठीक किया है। पार्क स्ट्रीट में सुशील चटर्जी हैं। सौभाग्य से वह मेरी भांजी के लड़के हैं। जान पड़ता है शुक्रवार 31 दिसंबर को वहाँ जाना होगा। आज सवेरे 7:30 बजे डॉक्टर दासगुप्त के साथ सुबोध बाबू के पास जाऊंगा। अब तक इतना ही, लौटकर जो बात होगी लिखूंगा। आप मुझ पर भरोसा करके वहाँ से गए हैं। यदि 2-4 दिन में आ सकते हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ आप आ सकेंगे। 30 तारीख तक लौट आएगी। 10:30 बजे। सुबोध बाबू आज 6:30 बजे आएंगे। आज से वह रोगी का चार्ज ले लेंगे। 2 दिन बाद फिर लिखा 27/12/1937। समय 10 बजे। कल चिट्ठी नहीं लिख सका। आज सवेरे सब शांति से आरंभ हुआ, इसीलिए डर लगता है। इस समय मूढ़ी के साथ तम्बाकू पीना चल रहा है। मूढ़ी खाने की आशा नहीं है, केवल खाने की इच्छा पूरी होगी, इसीलिए डॉक्टर मना नहीं करते। कल सोने के लिए 12:30 बज गए थे। अब टूस देते देते जान पड़ता है 12 बजे जाएंगे। इसके बाद ऑलिव ऑयल की मालिश होगी। उसके बाद ग्लूकोज दिया जाएगा, पहले रेक्टम से, उसके बाद इंट्रावेनस इंजेक्शन द्वारा। इस बीच में एक स्ट्रीकनिन समय के अनुसार दी जाएगी। पेट में मुख के द्वारा कोई खाना पहुंचाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि विनयकारनेस भी नहीं। मुंह से खाने से केवल कष्ट ही होता है, किंतु मन की शांति के लिए ही ऐसा किया जाता है। रात देर से काम आरंभ हुआ है। ऑलिव ऑयल मलना, फिर रेक्टम द्वारा 3 औंस देना। अन्य में सोते रात में कहा, एक गाना सुनो। शेष पारायण कड़ी आमी कंठे नीलाम गान। मेरे बहुत दिनों के बंधु को इसीलिए गाना सुनाता हूँ। शेष सब ठीक है। मैंने पहले आपको आने के लिए लिखा था, अब फिर जोर देकर कहना चाहता हूँ। उमा प्रसाद चिट्ठी पाकर तुरंत कलकत्ता लौट आए। यहाँ ये भाव पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।